कितने प्रैक्टिस करके आए हो एमबीसी की जो मैंने करवाया है? हो गई थी? ठीक। ऐसे ही थोड़ा बनाना कटोरा। कोड ना बस समझ के लिखना है। उस लाइन पे नहीं समझ आती ब्रेक पॉइंट लगाओ, रुको, F12 प्रेस करो, सारे तरीके आपको बताएं। यानी रट्टा नहीं होना चाहिए। ये आगे यहाँ पे तो हम लोग लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, एक बार रन करके देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। एक एक लाइन का कोड सारा लिखेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट, और ये आ गया नो डेटा फाउंड, पता ही है, ये मेरे ख्याल से लिख दिया था सारा ना। ये देखो कंट्रोलर पे गए और स्टूडेंट कंट्रोलर, और ये इंडेक्स का हम बना रहे थे, याद करो, राइट क्लिक, गो टू व्यू, यहां पे लिख रहे थे और ये हमने लिख दिया। ठीक है जी। आज हम आगे क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट, और ये जो न्यू स्टूडेंट के लिए आपने जो बटन लगा है, देखने में बटन है बट है क्या, ये एक HTML हेल्पर जिसका नाम है एक्शन लिंक, और पहला पैरामीटर जो टेक्स्ट स्क्रीन पे नजर आएगा, और दूसरा पैरामीटर एक्शन का नेम, तीसरा है ये एक्शन कहां बनाना है, स्टूडेंट कंट्रोलर में, ठीक, और चौथा जो है मैंने पास किया हुआ बूटस्ट्रैप। यानी कि जितनी बार बच्चे उस लाइन को पढ़ो ना, उतनी बार ही कुछ को मॉडिफाई करके समझो, तभी तो बदलेगा, हमने समझाया। ठीक, तो अब हम क्रिएट नाम से क्या बनाएंगे, एक्शन। तो ये आप बना लिया था, ठीक। अब इसका व्यू बना रहे थे मेरे ख्याल से, क्रिएट पे राइट क्लिक किया, गो टू व्यू, लो जी व्यू भी बना दिया था, कमाल है। लो व्यू बना रहे थे, और ये स्टूडेंट लिस्ट, न्यू स्टूडेंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, यहां नेम एंटर करेंगे, यहां एड्रेस, यहां एज, और यहां पे सैलरी, और सेव बटन के क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन कहां सेव होनी चाहिए, डेटाबेस। अब आपको देखो प्रोजेक्ट बनाना आता है, एमबीसी में रन करना आता है, थीम अप्लाई करने आते हैं, अपने व्यूज बनाने आते हैं, कोड बस से काम करना आता है। कंटेंट देखो हमारी केटी में कितना कंटेंट ऐड हो रहा है, ठीक। अब यहां पे से तो हमने क्या किया था, ये सारा हमने लिख दिया था और समझा भी दिया था। इससे पहले एक बार ये पहले भी बता चुका हूं, बस वो माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था, ये हमने खुद लिखा है, हैंडराइटिंग में कोई फर्क नहीं लग रहा आपको, नहीं ना। लो अब उसके बाद यहां पे सबमिट, तो कहानी आपको पता है, ये सबमिट का बटन है। जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, ये जितने भी टेक्स्ट बॉक्स लगे हैं सबकी इंफॉर्मेशन सर्वर पे जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहां मैंने लगाया हुआ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या है, एक ब्लॉक है, कितनी इंफॉर्मेशन आपने सर्वर पे सबमिट करनी है, जो इसके बाहर लिखोगे वो नहीं एक्सेस। तो इस केस में सिर्फ 3-4 चीजें मेरे, नेम, एड्रेस, एज और ईमेल। आईडी नहीं है, क्यों नहीं ली आईडी, क्योंकि आईडी ऑटो जनरेट है, वो अपने आप जनरेट होगा, इसलिए। तो जैसे बच्चे सबमिट करोगे तो उस एक्शन का नाम क्या होना चाहिए, क्रिएट। उस एक्शन का नाम क्या होना चाहिए, क्रिएट। तो आ जाओ यहां पे, अब फिर क्या लिखना है यहां पे, HTTP को ट्राई किया था इसके आगे किसी ने,
करना वाला आंकड़ा किसने किया था? वो भी किया था। वेरी गुड। देख लो किसका हो गया। अब यहां पे पब्लिक और यहां पे क्या आएगा? एक्शन रिजल्ट और इसका नाम क्या है? ग्रेड। और यहां पे क्या पास करेंगे? स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट हेल्प में नहीं आ रहा है तो इसका नेम स्पेस ऐड कर। ठीक। और ये इसका ऑब्जेक्ट हो। तो जैसे आप बच्चे सबमिट करोगे तो कहां जाएगा? HTTP पोस्ट। और यहां पे एक और लाइन क्या लिखते हैं? एंटी फ्रोजरी टोकन। ये किसके लिए होता? जो हम लोग ये लाइन लिखी होती। कौन सी? ये सिक्योरिटी के लिए। ठीक। तो ये आपने यहां पे ऊपर एंटी फ्रोजरी टोकन लिख दी। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहां स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आएगी। इस इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? नेम के एड्रेस, एज और ईमेल। सबसे पहले मैं वही कोड लिख रहा हूं जो हमें आता है। इस पेज पे पूरा टाइम लगेगा, कई चीजें आपको पता चलेगी। ये कोड बार बार लिखना पड़ेगा। और यहां पे स्टूडेंट पहले चेक करेंगे इसमें है भी कुछ कि नहीं। अगर नहीं है तो क्या लिखते हैं? बोलो HTTP नॉट फाउंड। ठीक। HTTP नॉट फाउंड। अगर ये नल है, अगर ये नल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट, बोलो जल्दी, डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड। आप लोग ये कर सकते हैं। ये तो बेइज्जती वाली बात है, नहीं किया। सेव करवाया हो पहले, बस कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज था और उसके बाद क्या लिखना है? कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अब सेव होने के बाद कहां जाना है? रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। नेम ऑफ एक्शन का नेम क्या है? जल्दी बोलो। इंडेक्स। अब यहां नई कहानी समझो, पहले लिख लो फिर समझो। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। अब यहां पे आप लोग देखोगे ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक्शन रिजल्ट। करेक्ट। ये क्या रिटर्न कर रहा है? HTTP नॉट फाउंड। ये लिखा हुआ HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। नहीं पता चल रहा है? F12 प्रेस करो। ये देखो क्या है? HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। तो मतलब कहने का ये है यहां पे फिर क्या आना चाहिए? HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। HTTP नॉट फाउंड। हमने पढ़ा हुआ ना, रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए। अब आप देखो इसने यहां एरर दे दी नीचे। यहां से पहले समझना ये पूरा, फिर लिखना। रीडायरेक्ट टू एक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ये देखो, रीडायरेक्ट टू राउट
रिजल्ट। तो मैं इस पे F12 प्रेस करता हूं, तो ये है। और यहां पे HTTP नॉट, अब देखो इस लाइन पे एरर दे दी। बेसिकली इसकी रिटर्न टाइप क्या है, ये है। इसकी रिटर्न टाइप ये है। आपको रूल क्या कहता कि ये रिटर्न टाइप और ये रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए, जैसे मैंने ऊपर समझाया था। लेकिन यहां पंगा पड़ गया, कभी ये होगा और कभी ये होगा। मैं रिटर्न टाइप तो एक ही लिख सकता हूं, जैसे ये लिख दिया तो इसके साथ तो चल रहा है। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट, तो इसके साथ चल रहा है, यहां एरर दे दी। तो मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले आप समझो, HTTP नॉट फाउंड पे गए F12, ध्यान से। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, HTTP नॉट फाउंड रिजल्ट। और इस पे F12 प्रेस करो। आगे HTTP नॉट फाउंड, और इसकी जो ये रिटर्न टाइप है HTTP स्टेटस कोड रिजल्ट, इस पे F12 प्रेस करो और देखो क्या इनहेरिट है यहां, एक्शन रिजल्ट। आप इस पे नजर मारो, है ना इनहेरिट इसमें। दोबारा देखो, अब और रिडायरेक्ट टू एक्शन, इस पे F12 प्रेस करो। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, रिडायरेक्ट टू, तो यहां पे F12 प्रेस करो और इसमें इनहेरिट क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन रिजल्ट इनमें ऑलरेडी इनहेरिट है, दोनों में इनहेरिट है। तो इसलिए फिर इस केस में आप क्या लिखोगे, यहां पे एक्शन रिजल्ट दोनों एरर चले। पिछली असाइनमेंट तक ये जादू था। अब क्या हो, बेसिकली जो इसमें क्लास इनहेरिट है तो उसमें भी ये इनहेरिट ऑलरेडी, जो इसमें उसमें भी इनहेरिट है। तो इसका मतलब एक्शन रिजल्ट में दोनों आ गए ना। ठीक, तो जब बच्चे रिटर्न टाइप अलग अलग हो तो एक्शन रिजल्ट यूज कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें इनहेरिट है। जैसे ऊपर था, ये मैंने करवाया था, तो यहां व्यू रिजल्ट लिखा था, क्योंकि यहां एक ही चीज रिटर्न हो रही, व्यू, और इसकी रिटर्न टाइप है व्यू रिजल्ट। ये देखो रूल क्या था, C++ तो गलती से पढ़ी है सबने। जब बच्चे एक फंक्शन बनाते हो, रिटर्न टाइप सेम होनी चाहिए, जो वैल्यू रिटर्न कर रही है दोनों मैच करनी चाहिए ना, ये भी और ये। तो ये तो एक थी, तो मैंने व्यू रिजल्ट कर दिया। यहां पंगा पड़ गया, कभी रिटर्न ये होगा, कभी रिटर्न ये होगा, कल को तीसरा भी कोई आएगा। तो एक्शन रिजल्ट ऑलरेडी क्लास इसमें इनहेरिट है, तो मतलब ये हो गया, जब वो लिख दी तो अपने आप ही आ गई। ठीक, तो जादू नहीं होना चाहिए कि एक्शन रिजल्ट लिखना है। वो नहीं लिखा मैंने, ये देखो नहीं लिखा ना, समझना है पूरा। ठीक, दोबारा आएंगे इसके ऊपर। अब हम यहां ब्रेक पॉइंट लगाएंगे, ये ब्रेक पॉइंट। कोड पहली बार जब लिखते हो टेस्ट करना होता है। ठीक, जितना छोटा कोड है उसे टेस्ट करो, फिर आगे बढ़ो। ये ब्रेक पॉइंट लगा दिया और इसे रन करो। स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया और क्या लिखोगे, न्यू स्टूडेंट आ गया। यहां पे हम नेम एंटर करेंगे।
लो जी, लिख दिया जी अमित कुमार, एड्रेस लिख दिया, एज और ये ईमेल, कुछ भी ऐसे लिख पेज भरनी है, अभी तो कोई वैलिडेशन नहीं लगाई। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो आ गया वहां पे ब्रेक पॉइंट लगाया। अब यहां पे गए, जैसे मेरी कोशिश होती है कुछ नया सीखने को, दोबारा पढ़ रहे हैं, आपकी भी कोशिश होगी है दूसरी बार प्रैक्टिस करे तो कुछ और, तीसरी बार करे तो कुछ और। ये देखो अब ये पहले देखो आईडी 0 आ गया क्योंकि आईडी उस फॉर्म टैग में है ही नहीं। अब ये ऑटो जनरेट है, अपने आप 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि ऑटो जनरेट काम कब करेगा, जब डाटाबेस में डाटा सेव होगा। वो क्या करता, जो लास्ट वैल्यू +1। और ये देखो नेम आ गया अमित कुमार, ईमेल आ गया और F10। अगर ये नल है, नल नहीं है, ऐड करो, सेव चेंजेस और रिट्रैक्ट टू एक्शन। और यहां पे ये देखो और F10 लॉन्च आ गया डेटा, सेव हुआ तभी आया ये। दोबारा करो, न्यू स्टूडेंट और यहां पे एक और नेम, एड्रेस, एज और ईमेल ऐसे लिख दिया कुछ भी। फिर सेव चीज यह जरूर चेक करो, आईडी 0, बाकी नेम एड्रेस सैलरी वही आ रहा है जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा। अगर ये फॉर्म टैग के बाहर लिखोगे तो नहीं आएगा, तो ये बनता है बिगिन फॉर्म। अब आप F10 ये देखो, ऐड, सेव चेंजेस और रिट्रैक्ट टू एक्शन, ये देखो हो गया सेव। जितने मर्जी डाटा डालो, देखो बढ़िया हो रहा है। अब हम लोगों ने, तो ये था आपका सिंपल सेव का कोड जो हमें पहले भी आता, एक ब्रेक पॉइंट है, कंटिन्यू करो। अब ये देखो मैंने खाली सेव पे क्लिक किया, अब नेक्स्ट स्टेप समझो। सेव पे कुछ भरा नहीं, सेव पे क्लिक किया। अब देखो यहां पे क्या आया, आईडी 0 आ गया, तो पहले भी आ रहा था। एज 0 आ गया। एज 0 क्यों आया, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0। और ये देखो एड्रेस भी नल आ गया, ईमेल भी नल और नेम, क्योंकि स्ट्रिंग में नल आ सकता है, शर्त है कोई वैलिडेशन न लगाए। अब आगे बढ़, F10 सारा तो नल नहीं है, 0 भी है ना, यहां गया ऐड और सेव चेंजेस पे उसने एरर दी। अब ये एरर दे रहा है वैलिडेशन का, किसका दे रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर थोड़ी सी वैलिडेशन लगाई। याद करो ये अपने आप नहीं आया, आप ये चेक करो, हमने मॉडल पे जाके यहां लिखा था रिक्वायर्ड, आप नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, आप एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, आप ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक, ठीक, तो इस तरह से ये आपका तो अब वैलिडेशन तो काम कर रही है, लेकिन वो तो एरर आ गया, वो तो एरर आ गया, देखा ना आपने, एरर ही आया ना वहां पे। हम चाहते एरर ना आए, प्रॉपर मैसेज। एक, क्योंकि हम ऑर्डनरी क्रिएट पे
ये देखो वैलिडेशन समरी भी लगा चुके हैं और ये वैलिडेशन मैसेज 4 लगा चुके हैं, लेकिन वैलिडेशन के मैसेज नहीं। तो अब हम लोग आपको इसमें साथ में नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे, वैलिडेशन। देखो एक वैलिडेशन होती है बच्चे क्लाइंट साइड की, एक होती सर्वर साइड। पहले इन दोनों को समझे। क्लाइंट साइड पे किस तरह की वैलिडेशन चाहिए होती? वैलिडेशन पता सबको, चेक्स लगाने हैं, कंस्ट्रेंट लगाने हैं। वही नेम को खाली नहीं छोड़ सकते, एड्रेस को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल को खाली नहीं छोड़ सकते, ईमेल एड्रेस वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए, कुछ भी ऐसे। एज जो है इतनी रेंज होनी चाहिए, लगाई हुई है सारी। ये देखो हम ऑलरेडी यहां लगा चुके हैं, लेकिन इसके मैसेज नहीं आ रहे। तो अब मैं चाहता हूं, तो पहली बात है बच्चे, कुछ वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे लगानी होती है, कुछ सर्वर साइड पे। वैसे 90% वैलिडेशन क्लाइंट साइड पे ही काम करती है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको ये वैलिडेशन लगानी है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट बी सेम। सोचो तो उसमें क्या करना, दो टेक्स्ट बॉक्स को कंपेयर करना ना। सर्वर पे क्यों जाऊं मैं, क्यों सर्वर पे जाए फिर पेज सर्वर से वापस आए, तो स्लो नहीं होगा। आपने कुछ कंपल्सरी कॉलम है, ठीक, जिनको खाली नहीं छोड़ सकते, जैसे स्टार नहीं लगा होता, तो ऐसे थोड़ी होगा। ये जी नेम खाली है, तो पहले पेज सर्वर पे जाए फिर वापस आए, हाँ जी नेम खाली। मैं चाहता हूं पेज सर्वर पे जाए तभी जब पहले डेटा एंटर किया। जैसे एज की रेंज है 18 से 25, 18 से 25। अगर 18 से कम डालो, 25 से ज्यादा है, तो वो सर्वर पे ना जाए। ईमेल एड्रेस है, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। जैसे ईमेल का रूल होता है ना, @ लगा होना चाहिए, .com वगैरह .com इन कुछ ऐसा जो भी रूल होते हैं। तो मतलब कहने का बच्चे, ये सारी वैलिडेशन हम क्लाइंट साइड पे ही मैनेज करते हैं। क्लाइंट साइड का फायदा ये होता है, जैसे आप कभी याहू में साइन अप करो, किसी में भी आप क्या करते हो, डिटेल भरते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी गलत डेटा है, ठीक डेटा नहीं, तो वो पेज को सर्वर पे नहीं भेजता। कहां नहीं भेजता? सर्वर। वो सारी वैलिडेशन कहां चेक करवाते हैं? क्लाइंट साइड पे। देखा होगा रेड में लिखा जाता रॉन्ग दिस। कुछ सोचो बच्चे, एक टेक्स्ट बॉक्स है नेम, वैलिडेशन लगाने पे खाली नहीं होना चाहिए। अब ये कोड आप ASP.NET में लिखोगे, सर्वर पे जाके चेक होगा, फिर टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए, तो पेज सर्वर से हिट करेगा तो स्लो नहीं होगा। तो बच्चे 90% वैलिडेशन हम क्लाइंट साइड पे मैनेज करते हैं। एक उसके लिए फिर हम जावास्क्रिप्ट यूज होती है, क्योंकि क्लाइंट साइड पे ASP.NET रन नहीं करती। क्लाइंट साइड पे ASP.NET जो है वो रन नहीं होती। याद रखना, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आती है जावास्क्रिप्ट। तो वो वैलिडेशन जो है उसके मैसेज क्लाइंट साइड पे आने हैं, तो हम उसके लिए यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट। फिर आप बोलोगे सर्वर पे कौन सी चाहिए? जैसे थोड़ा एग्जांपल है, आपको ये वैलिडेशन लगानी है, एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस। वैलिड मतलब फॉर्मेट वैलिड होना, ये क्लाइंट साइड पे चेक हो सकता है। अगर आपको ये वैलिडेशन लगानी है कि ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना, तो क्या करें? तो उसके लिए ASP.NET में कोड लिखना पड़ेगा। आप उस ईमेल को मैच करोगे डाटाबेस में, ठीक। अगर वो मैच हो गया तो इसका मतलब वो ईमेल डुप्लीकेट है, तो फिर उस केस में वैलिडेशन कहां लगे? सर्वर। फिर सर्वर पे तो हम ASP.NET में लिख ही रहे हैं कोड, फिर हम वो लिखेंगे। पहले बात समझो, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। तो जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है वो जावास्क्रिप्ट में,
और सर्वर साइड तो हम ASP.in में लिख ही देंगे, खाली का चेक लगाना है कोई भी। तो पहले मैं आपको क्लाइंट साइड का ही बता, देखो जैसे आपने ये लिखे हैं ये सारे काम कर रहे हैं, अभी एरर आया वहां पे, ठीक। अब हम चाहते हैं इसके ना मैसेज प्रॉपर यहाँ पे आने चाहिए कि नेम खाली है, एड्रेस खाली है, तभी तो लगाए हैं वैलिडेशन मैसेज को। तो उसके लिए क्या करना है, तो वो सारे मैसेज क्लाइंट साइड पे आएंगे और क्लाइंट साइड पे ASP.NET। तो आप सिंपल फंडा समझो बच्चे, 100 वैलिडेशन लगाएंगे एक पेज पे, क्लाइंट साइड पे आप चेक करो वैलिड डेटा तो एक बार ही पेज सर्वर पे जाए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक सर्वर पे चाहिए होगी, जैसे ईमेल का एग्जांपल दिया, अगर चेक करना है ईमेल वैलिड है कि नहीं क्लाइंट साइड पे, अगर आपको ये चेक करना है कि ईमेल डुप्लीकेट तो नहीं है, डाटाबेस में एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो भी SQL क्वेरी लिख के डाटाबेस में जाके लिखना करना चेक करना पड़ेगा, तो सर्वर पे ही जाना पड़ेगा। दो टाइप्स की वैलिडेशन होती है, क्लाइंट साइड और एक सर्वर। तो हमारे पास कुछ वैलिडेशन बनी है, ये देखो मैंने थोड़ी बनाई, जैसे रिक्वायर बनी हुई है, रेंज बनी हुई है, ये मैंने बताई कि ईमेल एड्रेस पर यूज कर ली। मान लो कोई ऐसी वैलिडेशन है जो बनी नहीं हुई, जैसे आपको ये वैलिडेशन लगानी है एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, बनी हुई है नहीं। रेंज क्या है, वो तो 2 बताता है ना, डेट कि 25 से लेके 50 तक रेंज देगा, लेकिन रेंज नहीं चाहिए। एज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, फिर वो तो बनी नहीं है वैलिडेशन। जैसे पासवर्ड मिनिमम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, नहीं बनी हुई। हाँ, कोई ऐसी देखो ना, कोई रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट में आ गई, वो वैलिडेशन नहीं बनी हुई है, तो फिर हमें आनी चाहिए कस्टम वैलिडेशन। तो हम 3 टाइप की वैलिडेशन में आपको सिखाऊंगा MVC के अंदर, पूरा टाइम लगेगा इसमें, पूरा पढ़ेंगे। तो वैलिडेशन टॉपिक जो है एक ढंग से आना, ठीक है जी। तो वैलिडेशन आपकी ऑलरेडी काम कर रही है, तभी यहाँ पे एरर आया, लेकिन वो एरर नहीं आना चाहिए। प्रॉपर क्लाइंट साइड पे मैसेज, तो मैं पहले क्लाइंट साइड की बता रहा हूं, उसके लिए क्या करना आपने, यहाँ पे नीचे वैलिडेशन लग चुकी है जो मैं आपने काम कर रही है वो, लेकिन वो प्रॉपर मैसेज नहीं, मैसेज क्लाइंट साइड पे आएंगे। तो उसके लिए बच्चे जावास्क्रिप्ट की आपका बंडल बनाओ, जैसे बूटस्ट्रैप का बना हुआ था, वैलिडेशन का भी अलग से बंडल है, उसको आप यहां ऐड करो। देखो अब थोड़ा समझना बच्चे, कुछ नई चीज आएगी, आज के लिए वो नहीं है। व्यूज पे गए, शेयर और लेआउट, याद है, इस पेज के बारे में पता है। अब यहां पे एक बंडल बना हुआ वैलिडेशन के लिए, वो यहां पे ऐड नहीं, हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ऐप स्टार्ट में गए और बंडल कॉन्फ़िगर, ये देखो ये कौन सा बंडल है, बंडल /jQuery, ठीक। ये आपका लेआउट में जाओ, ये नीचे आ जाओ, बंडल /jQuery एडिट है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला बंडल जो है जिसके आगे मैं स्टार लिख रहा हूं, ये एडिट, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या है, बंडल /jQuery, ये बंडल है वैलिडेशन वाला, और इसमें क्या ऐड है, सिर्फ वैलिडेशन की फाइल। ये नीचे लिखा हुआ पाथ स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या है, jQuery डॉट वैलिडेट, jQuery डॉट वैलिडेट,
स्टार। इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर ये देखो स्क्रिप्ट फोल्डर कहां है, ये गए और यहां पे नजर मारो jQuery.validate स्टार। इसका मतलब जिन जिन फाइल के नाम के आगे क्या लिखा हुआ jQuery.validate स्टार का मतलब आगे कुछ भी हो। और ये 5-6 फाइल है jQuery.validate, validate.js, validate main, ये देखो है ना ये 5-6। इसका मतलब क्या हुआ, इस बंडल के अंदर ये आपकी 5-6 फाइल्स हैं वैलिडेशन वाली। इसका मतलब ये ना स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर फाइल का नाम क्या होना चाहिए jQuery.validate स्टार का मतलब आगे कुछ भी हो। तो बिल्कुल वही इसमें देखो jQuery.validate वाली 1 2 3 4 5 फाइलें, ये पांचों वैलिडेशन के लिए यूज हो रही है। तो इन पांचों के लिए इन्होंने एक बंडल बना, ठीक है जी। अब ये बंडल बना हुआ क्या लेआउट में ऐड है, देखें बंडल नहीं, ये तो बूटस्ट्रैप वाला, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये यहां तो 4 है। तो इसका मतलब है ये वाला बंडल इस पे ऐड नहीं। तो मैं आगे स्टार स्टार, ठीक। उसके बाद नीचे आ जाओ मॉडराइजर, ये वाला है, ये देखो लेआउट पे गए, ये बंडल ऑलरेडी ऐड है, इसके लिए मैं आगे बता, ये एडिड है। तो इसका मतलब ये वाला बंडल भी आपका ऐड है। हो गया। इसी तरह से ये बंडल स्लैश बूटस्ट्रैप, बंडल स्टैक, ये देखो ये वाला ये बंडल स्लैश बूटस्ट्रैप। तो इसका मतलब ये वाला बंडल भी है। एक उसके बाद क्या बचा, कंटेंट स्लैश सीएसएस, एक और ये वाला बंडल भी ऐड है, ये देखो ये ऐड है ना, देखो कंटेंट स्लैश सीएसएस यूज किया है। तो टोटल कितने बंडल ऐड है, 1 2 काम बात की बात है, और 3 और 4, ठीक। तो यहां बंडल कॉन्फ़िग में कितने बंडल है टोटल, बोलो 1 2 3 4 और 5। एक ये वाला ऐड नहीं है वैलिडेशन। आप बोलो ऐड कर दो, कहां पे, लेआउट में। अगर बच्चे मैं लेआउट में ऐसे बंडल ऐड कर देता हूं जैसे ये है, ठीक, तो फिर उस केस में सारे पेजेस पे वैलिडेशन काम करेगी। लेकिन मुझे इंडेक्स पेज पे तो वैलिडेशन नहीं चाहिए, सिंपल डाटा डिस्प्ले करना है। मान लो टोटल 15 पेज हैं या 5 पेज हैं, 5 में से मुझे 2 पे ही वैलिडेशन चाहिए, 3 पे नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, फालतू में एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज करेगा, जिस चीज की उस पेज पे जरूरत नहीं, खुद ही सोचो, वो भी ऐड है। इसलिए इन्होंने क्या किया हुआ, वैलिडेशन वाला बंडल यहां पे ऐड नहीं किया। इसको हम वहां ऐड करेंगे जिस पेज पे हमें जरूरत है। जैसे मुझे क्रिएट वाले पे जरूरत है लेकिन इंडेक्स पे जरूरत नहीं थी, अगर मैं लेआउट में ऐड कर दूंगा वो तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए चल जाएगा। लेआउट में जो चीज ऐड कर दो, तो अब मैं क्या करूंगा, इस बंडल को जिस पेज पे चाहिए उसी पे ही ऐड। तो ये बच्चे हैं वैलिडेशन वाला बंडल जो हमने यूज करना है। कुछ नहीं है इसमें, वैलिडेशन वाली जावास्क्रिप्ट फाइल के पार है और कुछ नहीं। इससे सिर्फ आपके मैसेज आएंगे क्लाइंट की मशीन पे, एक और कुछ नहीं होगा। तो अब इस बंडल को, तो इसका एक रूल याद रखना, गाइडलाइन याद रखना, हमेशा कोशिश ये करनी
पेज पे बूटस्ट्रैप ऊपर ऐड हो और जावास्क्रिप्ट बॉटम में ऐड होनी चाहिए। चाहे आप ऊपर भी ऐड कर दो, एरर कोई नहीं आए, लेकिन एक रूल की गाइडलाइन होती ना, उसके अकॉर्डिंग बूटस्ट्रैप ऊपर ऐड करो और जावास्क्रिप्ट नीचे ऐड करो। ये रूल हम लोग फॉलो करें। ठीक, अब यहां पे तो मुझे नीचे लेआउट में गए। अब आप एक चीज और देखो, ये एक रेंडर सेक्शन बना हो और इसका नाम क्या है? स्क्रिप्ट्स। क्या नेम है? स्क्रिप्ट्स। तो ये रेंडर सेक्शन क्या है? एक जगह है जहां पे हम चाहते हैं मेरी जावास्क्रिप्ट जो है वो ऐड होनी चाहिए। तो मैंने अभी क्या बोला, जावास्क्रिप्ट का जो भी काम है वो नीचे ऐड करो, बूटस्ट्रैप। तो ये रेंडर सेक्शन जो है बेसिकली ये आपका एक ब्लॉक है जहां जावास्क्रिप्ट वाली फाइल ऐड होगी। तो मैंने इसको एक्सेस करना भी बताऊंगा पूरा। ये कॉपी किया और देखो क्रिएट पे आ जाओ लास्ट में, और यहां पे आपने लिखना है ध्यान से @सेक्शन, और ये उस सेक्शन का नेम दे। ठीक, ये उस सेक्शन का नेम। सेक्शन तो कीवर्ड है, ये बच्चे सेक्शन का नाम, ये मर्जी से कुछ नहीं लिखा मैंने, ये वाला नाम है। इसका मतलब पता क्या होगा? जो पेज पे आपने लगाया तो इस जगह पे आपकी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल ऐड होगी। तो मैंने बोला कि जावास्क्रिप्ट हमेशा नीचे ऐड होनी चाहिए। तो ये जो रेंडर सेक्शन है बच्चे, ये जगह है जहां पे आप लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को ऐड कर। तो मैंने क्या लिखा, इस सेक्शन का नाम क्या है? स्क्रिप्ट्स, और ये यहां पे क्रिएट में मैंने लिखा। ठीक, और यहां पे एक्सेस कैसे करते हैं? तो तरीका आपका वही चल जाएगा। ये देखो, बस इसके बीच में बंडल का नाम चेंज, बस। और यहां बंडल का नाम कौन सा आएगा? ये वाला बच्चे, ये नाम होता है ये वाला। तो ये कॉपी किया ये वाला, और क्रिएट पे आप नोटिस करो हम कहां कर रहे? ठीक, अब इसको क्या किया? ये लेआउट में नहीं ऐड होगा, पहली बात। किस पेज पे ऐड होगा? क्रिएट वाले पे। और ऐड कहां होगा? सबसे लास्ट। तो ये जगह बन गई जहां पे ये ऐड होना चाहिए। और ये मैंने क्या किया? उस बंडल का नाम दे दिया जो बंडल लेआउट पे ऐड नहीं है। बच्चे मैं लेआउट पे इसको ऐड कर दूं ना ऐसे कॉपी पेस्ट करके, चल जाएगा। फिर वो पता क्या करेगा? हर एक पेज पे, और जावास्क्रिप्ट की 5-6 फाइल है, जैसे इंडेक्स पे जरूरत ही नहीं है तो भी 5-6 फाइल लोड होगी, तो पेज तो हैवी होगा ना। तो मुझे तो वैलिडेशन सिर्फ क्रिएट पे चाहिए, तो मैंने ये बंडल ऐड। पहली बार पढ़ रही है ना, कल भी यही पढ़, परसों यही पढ़। ठीक, याद रखना ये रेंडर सेक्शन मल्टीपल हो सकती है, बस इनका ये नेम यूनिक होना चाहिए। 2, 3, 4 ऐसे। बस जब जैसे आपने ये वाला यूज कर लिया, अब इस पे दूसरा यूज करना है तो ये वाला यूज कर लो स्क्रिप्ट 1, तीसरा यूज करना, लिखना तो ऐसे ही है ना बच्चे। देखो यही लाइन चेंज होगी, स्क्रिप्ट 1 लिख दो तो 1 वाले पे आ जाएगा।
उस जगह पे। तो बच्चे ये जो रेंडर सेक्शन है ये कोई ब्लॉक जगह है जहां मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होंगी। अभी मेरा एक ही सेक्शन चाहिए, लेकिन कोई इंटरव्यू में पूछे क्या मल्टीपल रेंडर सेक्शन हो सकते हैं? या जैसे किसी एक पेज पे एक यूज कर लिया, दूसरे पे दूसरा यूज कर लिया, तीसरे पे तो मैंने क्या किया, यही रहने दिया। एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ, स्क्रिप्ट कीवर्ड नहीं, आप इसका नाम एबीसी लिख लो। अगर ये एबीसी लिख लो तो क्रिएट में फिर ये नाम भी क्या कर दोगे, एबीसी। बस क्या जगह है वो, और कुछ नहीं है बच्चे। ये बता देना पेज में स्टार लगा दे, अभी यहाँ पे एक चीज ऐड होगी, ऊपर नहीं ऐड होगी, नीचे। अगर इसी रेंडर सेक्शन को ऊपर लगा दो तो ऊपर ऐड हो जाएगी, लेकिन एक गाइडलाइन है कि जेएस हमेशा नीचे और सीएसएस यानी बूटस्ट्रैप हमेशा। तो ये स्क्रिप्ट और यहाँ पे इसका नाम भी वही बच्चे लिख लिया। ये आप देखना क्या जादू, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, ये जावास्क्रिप्ट की कहानी है। ये ब्रेक पॉइंट लगाया हो बच्चे, यहां पे लगाया हो ना, देखो एक लगाया हो ना। स्टूडेंट प्लेस क्लिक किया, मॉडल कंट्रोल तो पहले भी आता था, अब इसमें ऐड कर दिया वैलिडेशन। कौन सी वैलिडेशन पढ़ रहे? क्लाइंट। ये देखो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक किया, सीधा सेव पे क्लिक किया, लॉन्च। वो देखो आगे मैसेज, यानी ये सर्वर पे नहीं दिया, सर्वर पे जाता तो वो यहां पे आता। यानी अब ये वैलिडेशन कहां काम कर रही है? तो जो बंडल ऐड किया कुछ नहीं है, क्लाइंट साइड पे मैसेज देगा कि जावास्क्रिप्ट। ये देखो नेम फील्ड रिक्वायर्ड आ गया, एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड, एज फील्ड रिक्वायर्ड और ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड। अगर यहां ठीक डेटा डालो, चलो देखो जी मैंने ये नेम और लिख दिया, देखो हट गया ना वहां से। ठीक, एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड, ये एज फील्ड रिक्वायर्ड। ये देखो क्या वैलिडेशन लगाई हुई है, 18 to 25। मैंने 33 लिखा, नहीं लिखने दे रहा। ठीक, मैंने यहां लिख दिया 20। ये ईमेल, मैंने ईमेल का फॉर्मेट प्रॉपर नहीं लिखा है, देखो। ठीक, ये जो आपका ये देखो नहीं है ना ईमेल प्रॉपर, क्या लिखा था? ईमेल फील्ड इज नॉट ए वैलिड ईमेल। ठीक, अगर आप प्रॉपर ईमेल बना दोगे, चाहे ईमेल ये नहीं चेक कर रहा ईमेल बना कि नहीं, ये फॉर्मेट चेक कर रहा है कि उसमें @ लगा है, डॉट लगा है, प्रॉपर वो चेक करता है। सब ठीक हो गया, वैलिडेशन के मैसेज आ रहे हैं बिल्कुल। अब आप सेव पे क्लिक करो, देखो गया सर्वर पे, पहले तो नहीं जा रहा था। जब आपने वैलिड डेटा डाला तो सर्वर पे गया, और ये देखो यहां आ गया। बाकी तो चल ही रहा था, अभी हमने चेक कर चुके हैं 2 बार। ये देखो आ गया सारा, आईडी 0 आ रहा है। अब क्या करोगे बोलो? ये लो ऐड, सेव चेंजेस और रिडायरेक्ट टू आपका मन है, न्यू पे क्लिक किया, नहीं जा रहा सर्वर पे। आप चाहते हो ये मैसेज थोड़ी मैंने मर्जी के दे, मन तो करेगा ये कहां से आ रही है, कोई जादू ना हो रहा हो। लो, तो इसके लिए क्या करना है, वही स्टूडेंट मॉडल पे गए और ये रिक्वायर्ड लगाया हो, यहां ऐसे एरर मैसेज
और यहां पे आप अपना मैसेज दे दो। तो मर्जी का आ जाएगा नेम एम्प्टी, कुछ भी दे दो, नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, मर्जी का मैसेज दे देना। एग्जांपल दे रहा हूं, आप ऐसे लिखो रेंज, और यहां पे फिर एरर मैसेज क्या लिखा, एज बिटवीन 18 to 25। अब हम सिर्फ एक नहीं, यू पे अच्छा काम कर रहे हैं, अगली बार कुछ और भी होगा। और यहाँ पे ईमेल, पहले तो उसका फिक्स मैसेज आ रहा था ना, वो भी ठीक था, गलत नहीं था, पर आपका मन है मैंने लिखना अपनी अंग्रेजी को। एक एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, मैसेज चेंज हो गया। अब इसके लिए माइग्रेशन चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, माइग्रेशन तब चलानी जब डाटाबेस पे इंपैक्ट होगा, तो रिक्वायर के केस में होता है। ऐड माइग्रेशन चलाई थी ना, याद होगा आपको, तब जैसे ये एरर मैसेज है, इसका कोई डाटाबेस पे कोई इंपैक्ट, इसने मैसेज देने कुछ नहीं। लड़ना नहीं, घबराना नहीं। ये देखो यहाँ पे रिक्वायर पे आप 12 कर, चलो तो ये आपका रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, तो ये ऐड। अब ये कहां से कैसे आएगा, ये मैं कस्टम वैलिडेशन में आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको। ठीक, कस्टम में खुद बनाएंगे ना, अभी बनी तो समझा दें, मतलब मैसेज कस्टमाइज करते हैं बेसिकली। अब आप इसको रन करो, कोई चेंज, बस यही दिखता। स्टूडेंट लिस्ट, अब न्यू स्टूडेंट से आगे नेम एम्प्टी, एड्रेस फील्ड इज required, age field is required, email field is required। ये तो रिक्वायर्ड वाला आया ना, देखो ये तो आ गया ना नेम एम्प्टी। ठीक, अगर आपने नेम कर दिया लॉज, एड्रेस कर दिया एज, अगर एज आपने, ये देखो एक पे दो वैलिडेशन है ना, रिक्वायर्ड भी है और रेंज भी है। 11 लिखा आगे, एज बिटवीन 18 to 25, ये मैंने मैसेज दिया था। तो यहाँ पे एज, ईमेल, ये देखो एंटर वैलिड ईमेल एड्रेस, दो वैलिडेशन लगाएंगे, रिक्वायर्ड भी लगी है और ईमेल, रिक्वायर्ड भी लगी है और रेंज। और यहाँ पे ठीक, तो admin1@gmail कुछ ऐसा नाम लिखा गया, और जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो वो काम कर रही तो कर ही रहा है, F10। लेकिन नोटिस करो मैसेज कहां आ रहे, क्लाइंट साइड पे, सर्वर पे कब जा रहा है, जब प्रॉपर डेटा नहीं डाला। ये हो गए मैसेज, पता चल गई, चीज याद रखनी है एक। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं, मैं चाहता हूं ये जो मैसेज यहां आ रहे, यहां ऊपर वैलिडेशन समरी में आए, मेरे पेज पे जगह भी नीचे। वैसे तो अच्छी अप्रोच तो यही होती है। ठीक, तो क्या करोगे, इसके HTML में गए क्रिएट के, और ध्यान दो ये वैलिडेशन समरी यहां क्या लिखा हुआ, ट्रू, इसको क्या कर दो, बस इसको ट्रू की जगह
देखो रन करो, ये घबराना नहीं, अब रोज ही वैलिडेशन, आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो मैं चीज पढ़ाता हूँ रोज यूज करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। पहली बात जितना पता चला उतना समझो। न्यू स्टूडेंट और ये से, और देखो आगे ऊपर ठीक, अगर ऊपर नहीं चाहिए तो वापस क्या कर दो। तो वैलिडेशन समरी कई बार क्या होता है, नीचे नहीं दिखाना, यहीं दिखाने हैं सारे मैसेज, देन वी कैन यूज वैलिडेशन समरी। क्लियर है? अदरवाइज अगर स्पेसिफिक मॉडल के मेंबर का चाहिए तो नीचे चाहिए, वो तो वैलिडेशन मैसेज। ठीक है जी, तो ये थे ये जो मैसेज आ रहे हैं। ठीक, तो अब आप लोग वापस इसको क्या कर दिया, अच्छे नहीं लग रहे मुझे, क्या कर दिया, वैलिडेशन चल रहा है। अब फिर आप इसे रन करो। जब बच्चे टेस्टिंग करने के माइंड में क्वेश्चन आते हैं ना, वो पहले वेरीफाई होनी चाहिए, फिर आगे जाने का कह रहा है। ठीक, अब आप लोग नेक्स्ट, मैं चाहता हूं जैसे न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करूं, क्लाइंट कहता है ये नेम नहीं आया ऊपर है, ये तो नेम तो कॉलम का नेम है, टेबल में जो दिया हुआ मुझे, ये वहां से उठाता है ना कॉलम का नेम, यहां लिखा है स्टूडेंट नेम, यहां लिखा है स्टूडेंट एड्रेस, यहां लिखा है स्टूडेंट एज, यहां लिखा है स्टूडेंट। ठीक, तो क्या करो, तो आप स्टूडेंट मॉडल पे जाओ, आगे कोई स्टूडेंट मॉडल, ध्यान से, क्या जैसे आईडी तो आ ही नहीं रहा, उसको तो कुछ नहीं करना, नेम है, तो ये जो नेम है इसमें एक डिस्प्ले होता है, दैट इज डिस्प्ले नेम, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्ले। और मैंने लिख दिया, टेबल का नाम थोड़ी, टेबल में थोड़ी चेंज कर देंगे कॉलम का नाम, क्लाइंट कहता है डिस्प्ले ठीक नहीं है, इसका नाम कुछ और रखो, टेबल में चेंज करेंगे तो पूरा प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो जाएगी। सिर्फ मैंने क्या, डिस्प्ले नेम, एक इंटरनली नेम ही चल रहा है, दैट इज डिस्प्ले नेम, क्या लिख दिया, स्टूडेंट नेम। ऐसे ही एड्रेस के ऊपर भी लगा लो, स्टूडेंट एड्रेस, ऐसे ही एज के ऊपर भी लगा लो बच्चे, स्टूडेंट एज, एज के बाद क्या था, ईमेल, सब पे आपने स्टूडेंट ईमेल। सिर्फ डिस्प्ले नेम चेंज होगा, इसका मतलब क्या हुआ देखना,
ठीक, अब आप इसे रन करो, डिस्प्ले नेम चेंज होगा, देखना। स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक किया, यहां नहीं चेंज हुआ, नजर मारो, नेम एड्रेस एज ईमेल तो ऐसे आगे जैसे लिखा हुआ है, लेकिन जैसे न्यू स्टूडेंट पे क्लिक किया चेंज हो गया ना सबका। अभी कहानी सर, इसका फायदा ये है कि मॉडल में चेंज किया, पूरे प्रोजेक्ट में जहां जहां यूज हो रहा अपने आप ही चेंज होगा, सिर्फ डिस्प्ले नहीं, बाकी कोडिंग में कोई वो नहीं। ये क्यों आया स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस? क्योंकि हमने यहाँ पे याद करो जो क्रिएट वाला व्यू है, यहाँ क्या लगाया हुआ, लेबल 4, क्या लगाया हुआ, लेबल 4। ये कॉलम का नेम उठाता है और उस नेम में अगर डिस्प्ले दिया नेम तो वो उठा लेगा और कुछ नहीं। यहां नेम ही लिखा हुआ, ये कहानी है लेबल 4, ये है लेबल 4 की। अगर मैं यहां इसकी जगह लिख दूंगा सीधा ही नेम, तो नहीं होगा, तो फिर तो मैंने स्टैटिक लिख दिया, फिर नेम ही रहेगा, लेकिन फिर वो चीज जनरलाइज नहीं हुई ना बच्चे। फिर तो ये पूरे प्रोजेक्ट में, जैसे पूरा प्रोजेक्ट बन गया, 100 जगह अपने नेम चीज यूज किया, 100 जगह एक एक ढूंढ के करना पड़ेगा स्टूडेंट नेम। अब क्या होगा, एक मॉडल में चेंज करो, सभी जगह चेंज होगा। आप देखो यहां आ गया लेवल 4, लेकिन इंडेक्स में नहीं हुआ। ये देखो इंडेक्स में क्यों नहीं हुआ, यहां मैंने स्टैटिक लिखे थे, क्या लिखे थे, स्टैटिक नेम एड्रेस, तभी वो आगे। अगर आप यहां लिख दो @html.label4 model m.name, model.name, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा और डिस्प्ले नेम फॉर था ना बच्चे, डिस्प्ले नेम फॉर ये, यहां पे आपका एबीसी के लिए होगा लेबल 4 भी और डिस्प्ले नेम फॉर, दोनों कॉलम का नेम उठाने के लिए होता। दोनों में क्या डिफरेंस है आगे रिक्वायरमेंट आएगी अपने आप पता चले। पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, पिछले था ना डिस्प्ले नेम फॉर, ये भी कॉलम के नेम के लिए, लेबल 4 वो भी कॉलम के। अब आपको समझाया कि खुद स्टैटिक लिखेंगे, इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग। अब क्या हुआ, मॉडल में डिस्प्ले नेम चेंज किया तो पूरे प्रोजेक्ट में अपने आप चेंज। इसलिए ये डिफरेंस है। अगर मैं सीधा एड्रेस लिखूं तो एड्रेस आएगा, अगर मैं यहां पे एड्रेस की जगह ऐसे ही लिख लूं @html.displayNameFor और वही लैम्डा एक्सप्रेशन किसके लिए, एड्रेस के लिए। ये देखो क्या पता चलती, समझाया ना बच्चे, पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, क्लाइंट कहता ये हेडिंग ठीक नहीं लग रहा है, कॉलम का नाम तो आप जो मर्जी रखो, तो टेक्निकल होता है, वो डेवलपर रखता अपनी मर्जी से, लेकिन क्लाइंट जो है ना डिस्प्ले में ऐसा लिखा आना चाहिए कॉलम का नाम, तो उसके लिए क्या यूज करो, दिस। लेकिन काम तभी करेगा अगर आप यूज करोगे डिस्प्ले नेम फॉर या लेबल 4। अगर आप ऐसे स्टैटिक लिख दोगे तो यहां एज ही आएगा, स्टूडेंट एज नहीं है। चीज समझनी है। अभी बहुत मजेदार चीज होने वाली है, करना वही जो हमारा दिमाग बोलेगा, आएगा माइंड में क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो कभी आगे करेंगे, इतना क्या। आ गया ना, स्टूडेंट नेम और एज में नहीं है कि वहां एज ही लिखा होगा। अब चीजें देखो, समझना है। मैं सीधा पहले भी लिख सकता था ऐसे, अब समझ आया कि जो HTML हेल्पर से हम कॉलम का नेम उठाते हैं
वो आपको बेनिफिट देगा। एक जगह मॉडल में चेंज करो, पूरे प्रोजेक्ट में अपने आप चेंज हो। ठीक, तो इस तरह से ये था आपका एक डिस्प्ले का कंसेप्ट जो है मैंने आपको। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, कंसेप्ट समझना बच्चे, यूज तो बड़ी बार होगा, उसकी टेंशन छोड़ दो, प्रैक्टिस कैसी होगी वो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट जरूर बताऊँ ना, डिस्प्ले का रूल। अब क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन, आपको ये बात समझाई गई या ये समझाया मैंने, क्लाइंट साइड के लिए जावास्क्रिप्ट की फाइल है। बेसिक फंडा तो यही हुआ ना कि मैंने क्या किया, क्रिएट पे गया और यहां पे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने ऐड कर दी। और ये कहां ऐड हो रही, उस पेज के लास्ट में। किस वजह से ऐड हो रही, इस सेक्शन को देने से। ये सेक्शन कहां दिया हुआ, ये हम इसे लेआउट में नहीं ऐड करेंगे बच्चे। अगर मैं लिख दूं, देखो अगर मैं ये वाले बंडल कॉपी किया, मैं सीधा यहां लिख देता हूं, 2 लिखे हैं, एक और लिख दिया, लो कॉपी नहीं हुआ। लो कहां पे था, ये लाइन, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, कॉपी किया और मार मैंने क्या किया, यहां पे चलेगा। अब मुझे यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये परफॉर्मेंस वाइज बेटर नहीं है। अब जिस पेज पे मुझे वैलिडेशन चाहिए नहीं, और ये बंडल कितनी फाइल लोड कर रहा है, 5-6 फाइल दिखाई देना, लिखा हुआ इन्होंने jQuery.validate स्टार। तो अब यहां पे तो मतलब ये है, इसलिए मैंने यहां पे बच्चे लेआउट में वही चीज ऐड करो जो हर पेज पे रिक्वायर्ड है, जो स्पेसिफिक पेज पे रिक्वायर्ड है वो उसी पे ही ऐड करनी चाहिए। जैसे मैंने यहां पे, अब आपको ये पता चल गया, ये क्लाइंट साइड पे सारी वैलिडेशन काम कर रही। मैसेज आ रहा है, सर्वर पे बच्चे तभी जाएगा ना जब यहां पहुंचेगा। ठीक, सर्वर पे तो तभी जाएगा, तभी मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा। लेकिन मान लो कोई आप में से ऐसा एक्सपर्ट हो, उसमें जावास्क्रिप्ट ही डिसेबल कर दे, ब्राउज़र में हो जाती है, बताओ लोगों को कहां से देखना, बता। अगर जावास्क्रिप्ट ही डिसेबल है, ब्राउज़र कहते हैं हो सकती है, तो मैं भी करके देखता हूं। लो पंगा पड़ गया, सारा लॉजिक फेल। ये देखो स्टूडेंट डेज, हमने बड़ी बड़ी बातें की, सारी वैलिडेशन लगा दी। ये देखो न्यू स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास क्लाइंट को दिखाया, देखो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन कोई आप जैसा एक्सपर्ट हो, कई बार हम जावास्क्रिप्ट खुद नहीं करते डिसेबल, जाने में हो जाता है। होती कब है, कई एप्लीकेशन होती हैं, कई ऐसी होती है कि इसमें कुछ चेक्स लगे होते हैं, तो वो मैसेज आता है बड़ा सा कि जावास्क्रिप्ट और कुकीज को डिसेबल कर देते हैं। हम कभी 5-7 लाइन की इंग्लिश लिखी और हम पढ़ते नहीं जा रहे हैं, ओके करते हैं। तो हम जानबूझ के नहीं करते, अनजाने में हो जाता है। खबर मैंने रुकी नहीं जावास्क्रिप्ट डिसेबल, कोई भी नहीं करता। आप ही बताओ, आपने कभी किया आज तक? कंप्यूटर चलाते हैं इतने साल हो गए, देख पता भी नहीं होगी कहां से डिसेबल। देख, तो कहने का मतलब है अब ये चल रहा देखो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, टेम्परेरी इस ब्राउजर के लिए मैं थोड़ी देर जावास्क्रिप्ट डिसेबल करूँ परमानेंट। ठीक, तो इसी ब्राउजर को ओपन किया बच्चे, इस पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंस्पेक्ट हो, ये पेज रनिंग रखना है ब्राउजर। मैं इस ब्राउजर के सिर्फ इसी इंस्टेंस की जावास्क्रिप्ट डिसेबल करनी है। इंस्पेक्ट पे गए, राइट क्लिक करके अब यहां पे ये आ गया। जब आप इंस्पेक्ट करोगे बच्चे ऐसे आ जाएगी ये विंडोज ये देख, इसमें देखो यहां ये सेटिंग्स आ रहा है राइट साइड पे। सेटिंग तो लग ही जाएगा ना कैसा सिंबल हो। ये सेटिंग्स पे क्लिक किया और यहां पे स्क्रॉल करना, कहीं लिखा होगा डिसेबल जावा
पे लिखा हो डिबगर डिसेबल। ये जो मैं जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर रहा हूँ परमानेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी ब्राउज़र को बंद करके दोबारा चलाऊंगा चल जाए, सिर्फ इसी इंस्टेंस के लिए टेम्परेरी होगी। आप बोलोगे अच्छी चीज ये भी सीखनी है, कई वेबसाइट में काम रुक जाएगा, दोबारा देखो। मैंने टेस्ट कराना मेरी जॉब है, ये टेस्टिंग करके मैं कोई भी कोड बच्चे ऐसे नहीं है बिल्कुल टेस्टिंग जो माइंड में आ सकता है, हो सकती है जावास्क्रिप्ट डिसेबल, हमने लगा दी वैलिडेशन, इंस्पेक्ट, देन क्लिक ऑन सेटिंग्स, और यहाँ पे ये देखो स्क्रॉल करना नीचे मिल जाएगा डिसेबल जावास्क्रिप्ट, बंद नहीं करना इसको, बस ऐसे, और यहाँ पे ये डिसेबल होगी जावास्क्रिप्ट, एक ओपन रखना है और इसको एक बार रिफ्रेश कर दो ताकि ये बिल्कुल आ गया। जब तक डिसेबल नहीं तो ठीक था, अब मैं सेव पे क्लिक करता हूं, क्लिक किया वो सर्वर पे चला गया। अब आपके ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट ने काम करना बंद कर दिया, चाहे जितने मर्जी एक्सपर्ट ने जावास्क्रिप्ट लिखी, हो गया फिर लॉजिक। अब क्लाइंट को बोलोगे तुम मत करना जावास्क्रिप्ट डिसेबल, मेरा कोड नहीं चलेगा, मेरी वैलिडिटी, ये बिल्कुल बोलोगे क्लाइंट को। लो F10, अब एरर देख लो, ये देखो अब ये क्या करेगा, सेव चेंजेस पे मुझे एरर, तो ये हमें एरर आएगी तो क्लाइंट को भी यही एरर आएगी। आप लोग एक्सपर्ट हो पहले से, आपने वो वैलिडेशन सर्वर पे भी चेक कर, ताकि क्रॉस दोनों जगह 1% चांस है ना, इसने जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दी तो आप क्या कर, हम सर्वर पे आएंगे, अगर ये नल है तो ठीक है, अगर नल नहीं है तो फिर यहां पे मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ये जो इज वैलिड है ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स। एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, ये देखो इज वैलिड पे F12 प्रेस किया, पहले समझ लो, और क्या ये बूलियन टाइप का है और ये गेट ही लिखा आ रहा है तो रीड ओनली, गेट का मतलब होता रीड ओनली, हम इसमें खुद नहीं कर सकते, मतलब रीड ओनली का मतलब है कि इस वैलिड को मैं खुद नहीं ट्रू कर सकता, रीड ओनली मतलब रीड कर सकता हूं, मैं राइट नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, ये लो जी इज वैलिड, अगर ये फॉल्स है ये नॉट लगा दिया, ठीक, नॉट का मतलब क्या हुआ, फॉल्स, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है ना, देन वो रिटर्न करे उसी व्यू, कहां पे, उसी व्यू पे, और इसमें पास कर दिया, क्या होना चाहिए, तो बोलो, अगर वैलिड नहीं है तो वही पेज ओपन रहे ना, तो मैंने क्या लिखा, रिटर्न व्यू उसी पेज पे रहे, रिटर्न व्यू का मतलब है, और जो स्टूडेंट में था वही रहे, तो इज वैलिड क्या, ये फॉल्स, इज वैलिड क्या आपका, फॉल्स। हो गया जी, अब आप इसको रन करो, एक, और इसको टेस्ट करो, एक, अब देखो स्टूडेंट लिस्ट, अगर क्लाइंट साइड पे डिसेबल है तो मैं सर्वर पे चेक करा, अब देखो न्यू स्टूडेंट, अब ये डिसेबल इसमें उतनी देर ही रहता है जितनी देर वो इंस्टेंस ओपन है, देखो
फर्स्ट क्लास चल रही वैलिडेशन। ठीक, अब मैं इसकी जावास्क्रिप्ट डिसेबल करता हूँ, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट क्लिक किया। कोड को बच्चे खेलना है, समझना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में बड़े चेंजेस होते हैं। ये थोड़ी बोलोगे ऐसे ही प्रयास करना है, ऐसे करना है। वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो सॉरी सेटिंग्स पे गए और देन डिसेबल जावास्क्रिप्ट। हमें समझाना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, मुद्दा ये है। जैसे मर्जी याद रखो, जावास्क्रिप्ट डिसेबल होगी और इसी इंस्टेंस को ओपन रखना, इसको भी नहीं बंद करना, और इसको एक बार रिफ्रेश कर दिया और ये देखो मैंने कल ये जावास्क्रिप्ट डिसेबल है, क्लिक किया, सर्वर पे आ गया। मैं पूरी टेस्टिंग करवाता हूँ, पहली बार कोई भी चीज करवाता हूँ। आप तो जितनी बार करो उतनी बार ही टेस्टिंग करो। आप F10, अब ये वैलिड नहीं, फॉल्स है, आगे नोट लगा दिया ना। ये क्या देखो, ये क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। नॉट का मतलब क्या हुआ, फॉल्स है। ठीक, तो इसने क्या किया, F10 रिटर्न व्यू। अब ये व्यू क्या रिटर्न कर रहा है, व्यू रिजल्ट। तो व्यू रिजल्ट में एक्शन रिजल्ट भी इनहेरिट है, जैसे नोट फाउंड और रिडायरेक्ट टू एक्शन। और ये देखो F10 में सीधा बाहर आ गया, और यहाँ पे इसे आगे कंटिन्यू कर दो, नहीं तो आगे डिबग कर देना। अब वो एरर नहीं है, समझाई। ये देखो हमें देखने में कुछ नहीं पता चल रहा कि सर्वर पे चेक हुआ या क्लाइंट साइड। तब भी ऐसे आ रहा था मैसेज, अब भी पहले एरर आ रहा था, देखा आपने पिछले में तब दिखाया। क्यों एरर आया था, क्योंकि सर्वर पे चेक नहीं लगाया। अब जिसने जावास्क्रिप्ट वो कर दी तो उसकी गलती, हमारी थोड़ी गलती। एक हम डेवलपर हैं और ठीक डाटा डालोगे तो वो सर्वर पे जाएगा ही। बाकी कोड तो आपका ये टेस्ट है, ठीक है जी। ये अभी हम आगे वैलिडेशन लगाएंगे। ईमेल डुप्लीकेट नहीं होना, वो कहाँ लगेगा, वो तो सर्वर पे लगेगा। क्लाइंट के लिए कुछ नहीं किया, वो जावास्क्रिप्ट ऐड की, अपने आप काम कर रही। ठीक, और ये इस तरह से, तो ये हमने किया। ये कल भी इसी पे काम करेंगे, फिर कस्टम वैलिडेशन भी आएंगी। ठीक, मजा आएगा पढ़ के आपको। अब मजा, आप इस टॉपिक में एक नया टॉपिक आ जाएगा, लेआउट पता किए थे, अब आपकी वैलिडेशन टॉपिक इसमें ऐड। कल तक बच्चे प्रैक्टिस करके आओगे। कल